के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज विशेष 31 मई है तो विश्व तंबाकू दिवस है। तंबाकू मुक्ति दिवस के रूप में आज के दिन को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, पूरे देश में। और जगह-जगह पे आप देखेंगे अलग-अलग कैंपेन्स होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस या फिर सोसाइटी में कैंपेन्स होते हैं और कुछ एनजीओज़ के माध्यम से जो है अलग-अलग रैलियाँ भी निकाली जाती हैं। नशे से दूर रहो, ज़िंदगी को चुनो। तो इस तरह से तंबाकू से मुक्त रहो, अपने सेहत से प्यार करो। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग स्लोगन्स को लोगों के बीच में लाकर बताया जाता है, ताकि लोग तंबाकू के सेवन से दूर रहें और जो कर रहे हैं वो छोड़ दें और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ें पता हो कि ये चीज़ें नहीं करना है। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है। तो आज के हमारे विशेष वक्ता हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टर सिद्धेश्वर जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप उन्हें स्क्रीन पे देख रहे हैं और आपने काफ़ी लंबे समय से इस विषय को लेकर काम किया है और आज हम आपको सुनेंगे और आपका एक्सपीरियंस हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा, पथ प्रदर्शन का काम करेगा। तो डॉक्टर सिद्धेश्वर जी, आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत दिल से स्वागत है इन चंद तालियों के साथ और ढेर सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इस अच्छे मुद्दे पर आप आज बात करने वाले हैं और आपका प्रैक्टिस है, आप डॉक्टर जो लोगों के साथ जब भी डॉक्टर किसी विषय को लेकर बात करता है तो लोग उन्हें रियल लगता है, उनको अच्छा लगता है, उनको ऑथेंटिक लगता है और आपके द्वारा बताए हुए शब्दों का जो है एक बहुत बड़ा जन समूह पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर सिद्धेश्वर जी, नमस्कार और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से जुड़े हैं आप? और वर्तमान समय आप क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर सिद्धेश्वर हुकीरे लातूर महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ हम पिछले 10 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके साथ ही हम डी एडिक्शन अर्थात मतलब व्यसन मुक्ति का भी हम काम करते हैं, जैसे कि तंबाकू है, अल्कोहल है, कैनाबिस मतलब गांजा जिसको बोलते हैं, अलग-अलग तरीके के ड्रग्स होते हैं। तो ये सारे जो एडिक्शन सब्सटेंसेस हैं, इसके जो दुष्परिणाम होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये अगर हम बंद करें तो हमारा सेहत कैसा अच्छा बन सकता है, ये बंद कैसे करें, बंद किया तो इसका नतीजा क्या हो सकता है, कौन से चिन्ह लक्षण इसमें दिखते हैं, ये हम अगर उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सके, ट्रीट कर सके, तो जो भी बंदा है जिसको भी ये आदत लगी है, वो आदत छूट सकती है और वो पहले जैसा उसका सेहत बन सकता है। उसका मानसिक एवं शारीरिक आरोग्य जो है, हेल्थ जो है, वो अच्छा बन सकता है। उसका पूरा रिहैबिलिटेशन सोसाइटी में, करियर में, फैमिली में हो सकता है। ये सारा जो काम है हम प्रैक्टिस के साथ साइमल्टेनियसली करते हैं, क्योंकि हम इस फील्ड में इंटरेस्टेड है और हम चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष व्यसन मुक्त रहे। खास करके जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, आज खास करके 10 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, इनको भी ये सारी आदतें लगने का चांसेस ज़्यादा बढ़ गया है। और ये सारी जो तंबाकू उत्पादन करने वाले जो कंपनियां हैं, ये लोग ये बच्चों को, युवाओं को खास करके उनकी तरफ खींचने के लिए प्रयास कर रही है अलग-अलग माध्यम के जरिए। और ये कहाँ तो रुकना चाहिए। हमारा जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, वो ये ऐसे नशीले सब्सटेंस के दूर रहे और उनका सेहत मेंटल एज वेल एज फिजिकल सेहत अच्छा रहे और वो समाज में, फैमिली में अच्छी तरह से अपना जिंदगी जिए। ऐसा हमारा काम 10 साल से चल रहा है। जी, जी। डॉक्टर सिद्धेश्वर जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमें जो है इस पर जो नशा करते हैं उन्हें नशा मुक्त बनाने का प्रयास जो है मैं आपने कहा कि बहुत समय से कर रहे हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के कार्य करने में। और मैं चाहूँगा कि आप ऐज़ ए डॉक्टर होम्योपैथिस्ट आपको तो पता है कि नशा करने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में कैसे धीरे-धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और उसका मानसिक संतुलन भी इम्बैलेंस हो जाता है, यानी असंतुलित हो जाता है मानसिक स्थिति में।
तो ऐसे में हमें जो है शुरू-शुरू में नशा कर रहा है वो समझ में नहीं आता, बहुत लंबे समय के बाद हमें पता चलता है क्योंकि जो भी बच्चा या आदमी नशा करता है तो वो बता के तो नहीं करता, चोरी-छुपे ही कर लेता है या दोस्तों के बीच में रहकर कर लेता है, तो किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है अ, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें जल्दी पता चलने से उसको रोक सकते हैं, लेकिन लेट होने की वजह से मुश्किलें बड़ी हो जाती हैं। तो इस पर आप कैसे हम लोग बहुत जल्दी उसको समझ लें कि नशा किया है और उसको फिर अवेयर करने के लिए या उसको उससे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए हमें कैसे कदम उठाना है? तो सबसे पहले तो प्राइमरी सवाल जो है फर्स्ट स्टेज में ही जैसे 1 दिन पहले या 2 दिन उन्होंने नशा किया तो हमें पता चले इसके क्या सिम्पटम्स है, कैसे हम पहचाने कि ये नशा किया है बंदा? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बच्चा अभी कोई आदत कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ उसको नशीला मतलब एडिक्शन लगा है क्या नहीं लगा है, ये मालूम होना शुरू में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एडिक्शन या तो आदत ऐसी एक चीज़ है, जो आपको परेशानी में ला सकती है और धीरे-धीरे आपको वो परेशानी बढ़ा सकती है। जैसे कि आप देखते हैं कौन-सा भी नशा होता है तो शुरू में थोड़ा-थोड़ा करके बाद में उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। मगर आपके घर में किसी के भी घर में अगर समझो कोई बच्चा, कोई युवा कुछ एडिक्शन कर रहा है, कुछ आदत उसको गंदी लग लग रही है, तो उसका कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम वहाँ उनको फर्स्ट स्टेप में ही रुका सकते हैं और उसको अच्छा ज़िंदगी दिला सकते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा अगर कुछ आदत करने जा रहा है मतलब एडिक्शन करने जा रहा है, तो उसके स्वभाव में कुछ बदलाव आते हैं, उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो सकता है। जैसे कि घर में वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। घर में जो बड़े लोग रहते हैं, माताजी है, पिताजी है, उनके साथ वो ज़्यादा बात नहीं करेगा, वो अकेला-अकेला रहेगा, उदास रहेगा। उसका जो कंसंट्रेशन है, वो भी धीरे-धीरे कम हो जाने हो जाएगा। उसके साथ जो अगर वो पढ़ाई करता है या तो कोई करियर करता है, कुछ बिज़नेस करता है या तो कुछ ऑक्यूपेशन है, उसको नौकरी है, उसके ऊपर उसका ध्यान ज़्यादातर पहले जैसा नहीं लगता है। बच्चे अगर है तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, स्कूल में ज़्यादातर उनको झगड़े हो सकते हैं, घर में भी वो अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, टेढ़ी बात करना है या तो बहुत एग्रेसिव होना, वायलेंट होना, ये सारी चीज़ें अगर हमें समझ में आए, तो पेरेंट्स जो है, वो अच्छी तरह से वो स्टेप में वो उनके बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, उनको विश्वास में लेके उनके साथ बिल्कुल। करके बात करके वो जो फर्स्ट स्टेप है वो हम कहाँ तो रुका सकते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जी, जी। डॉक्टर सिद्धेश्वर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि शुरू-शुरू में बच्चे में अगर कोई नशा कर रहा है या कोई आदत उसको लग गई है, तो हमें थोड़ा-सा जो है एक्चुअली में माता-पिता या फैमिली वालों को सबसे ज़्यादा ये चीज़ें पहले मालूम पड़ता है। और यस, कई बार हम लोग बच्चा क्या सोचेगा इस वजह से शायद हम लोग उसको बताते नहीं या बोलते नहीं या टोकते नहीं हैं। तो वो थोड़ा-सा ढीलापन जो है हमारे लिए बाद में मुश्किल काम कर देता है। ये बहुत अच्छी तरह से आपने बताया और उसके बोलने में, उसके टोन में, उसके स्वभाव में धीरे-धीरे हम चेंजेस देख लेते हैं। जैसे ही हमें थोड़ा भी अगर ऐसा लगा कि जब बंदा कुछ नशा नहीं लेता है और नशा लेने के बाद तो पूरी तरह से उसके बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल ही जाता है या उसके बोलने से जो है पता चल ही जाता है। तो ये जो एक सूक्ष्म चेकिंग जो है, हमें याद रखना चाहिए कि अगर थोड़ा भी आपको डाउट आए, संशय आए, तो डायरेक्टली ना बोलकर उसे किसी कंसल्टेंसी वाले से यानी डॉक्टर सिद्धेश्वर जैसे लोग बहुत हैं आपके सोसाइटी में, जो चाहते हैं ये काम करना, तो उनको ये सेवा ज़रूर दें, उनसे ज़रूर मिलें और उनको थोड़ा बोल दीजिए कि हम लोग इसको अपने सही ट्रैक पे रखना चाहते हैं, इससे वो दूर रहे, तो हमें किस-किस तरह के कदम उठाना चाहिए। एक्चुअली में बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताया कि उनके कभी-कभी स्वभाव में एकदम से बोलने के अंदर बड़ा चेंज आपको तुरंत मालूम होगा, तो उससे ही आपको जो है थोड़ा-सा वो चीज़ों को आप
डिले ना करते हुए वहाँ पर स्टडीली काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग चाहेंगे कि अब ऐसा अगर कुछ प्रिडिक्शन हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि मेरा बच्चा पहली बार सिगरेट पिया है या गुटखा खाया है या तम्बाकू खाया है, तो हमें अगर इंटिमेशन मिल जाता है, तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या उसको डाँट-डपका के, उसको मार-मार के समझा देना चाहिए या फिर कोई और सिंपल तरीका है जो डॉक्टर सिद्धेश्वर जी बताएँगे? यस, यस। डेफ़िनेटली जब भी आपको पता चलता है आपको मालूम होता है कि आपका बच्चा कुछ तो ऐसा गंदी हरकत कर रहा है, एडिक्शन करने जा रहा है, तो आपको बहुत पेशेंस रखना है पेरेंट को। वहाँ अगर आप उसको डाँट रहे, मार रहे हैं या तो और कुछ चिल्ला रहे हैं, तो उसका नतीजा जो है वो एग्ज़ैक्टली अपोज़िट होने वाला है। वो गलत नतीजा होने वाला है। क्योंकि अगर हम बच्चों को विश्वास में लेकर के उसके साथ अच्छी बात करके और वो अगर कोई काउंसलर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं मनोचिकित्सक होते हैं, उनके साथ डिस्कस करके हम उसको अच्छी तरह से उसका जो भी मतलब वो क्यों वो एडिक्शन कर रहा है, वो जान ले सकते हैं। उसके साथ और कोई लोग हैं क्या, बच्चे मतलब फ्रेंड्स है क्या उसके, कोई और स्कूल में या तो घर में या तो मोहल्ले में कोई ऐसे लोग उसके साथ जुड़े हैं क्या, उनसे भी अच्छी तरह से बातचीत करके हम अच्छा प्यार से समझा के उसको ट्रैक पे ला सकते हैं। मगर पेरेंट को यहाँ बहुत पेशेंस रखना जरूरी है। स्वाभाविक है कि पेरेंट को जब अगर ऐसी कुछ बातें समझ में आते हैं तो उनको गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। मगर वहाँ अगर आप गुस्से में आए तो उसका नतीजा बहुत गलत होने वाला है। आप प्यार से उसको समझाइए। बहुत लोग बोलते हैं कि प्यार से समझाने से नहीं सुनता, मगर आप अगर जी, बार-बार प्यार से समझाते हैं, अच्छी तरह से अच्छी लैंग्वेज यूज़ करके, साइंटिफिकली उसको कुछ ऐसा काउंसलिंग करके आप उसको ट्रैक पे ला सकते हैं और डेफ़िनिटली उसको वो चीज़ में आपको अच्छी तरह से रिज़ल्ट भी मिल सकता है और आपका बच्चा अच्छी तरह से लाइन पे भी आ सकता है। जी, जी, जी। डॉक्टर सिद्धेश्वर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि डेफ़िनेटली हमें तो अपने बच्चे को जब हम लोग नशा करते हुए देखेंगे या सुनेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम अपना इमोशन खो बैठते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ हमारी इमोशन खो जाने से या हम गुस्सा कर देते हैं, तो बच्चा हो सकता है कि वो आपसे डर भी जाए या फिर और ज़्यादा करने लग जाए। दोनों चीज़ें हैं उसमें वाइस वर्सा हो जाता है। तो हमें यहाँ पर जो है अपने आप को समझ के उसकी उसकी नीड को समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या कमी के कारण नशा कर रहा है, किस चीज़ के कारण कर रहा है। अगर ये प्रिडिक्ट कर लेते हो तो आपको फिर उसे ठीक करने में बिल्कुल आसानी हो। अगर ये आप नहीं समझ पाएँगे, उसकी मानसिकता को नहीं समझ पाएँगे, तो फिर बाहरिक रूप से आप कितना भी डाँट-डपटेंगे, तो उल्टा हो सकता है कि ज़्यादा वो दोस्तों के फ़ेवर में चला जाए। कि तुम्हारे माँ-बाप तो ऐसे ही हैं जो डाँटते हैं, उनको समझ नहीं है बोले तुमको तुम्हारा कोई ख़्याल नहीं रखता, ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ फिर हो सकता है कि आपकी जो है जहाँ चेंज लाते-लाते आप बिल्कुल ही चेंज ओवर हो जाएगा कि आप कभी भी उसको सुधार नहीं पाएँगे। तो वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने कहा डॉक्टर सिद्धेश्वर जैसे कंसल्टेंट्स हैं, इनके साथ हमेशा राय-सलाह करें और चीज़ें हो सकती हैं कि हर चीज़ के लिए जो है हमें थोड़ा-सा अलग-अलग प्रयोग हर व्यक्ति के लिए करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत पहले ही लास्ट स्टेप ले लें और फिर उसके बाद वापस तो पहले स्टेप्स फिर काम नहीं करेंगे। फिर आप डाँटने के बाद अगर प्यार से भी बोलता है तो आदमी थोड़ा झिझकता है कि ये बंदा सही अभी क्या मेरे को क्या करने वाला पता है, वो डर जाएगा। तो हो सकता है कि वो आपके फ़ेवर में आए, नहीं आए। तो डॉक्टर सिद्धेश्वर जी आपके लिए कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, हमारे कुछ मित्रों ने याद किया है। आकाश जी धन्यवाद आकाश जी लिखते हैं थैंक यू रमेश भाई जी आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे ऐसी आशा है। जी, 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 बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका। और सोमनाथ जी ने याद भेजा है, ओम शांति लिखा है। कृष्णा पाटिल ने ओम शांति सर लिख के भेजा है। और इसके बाद कृष्णा पाटिल जी पूछ रहे हैं सिगरेट कैसे छोड़े? और एक प्रश्न मेरा है कि मेरा एक दोस्त बहुत समय से जो है तम्बाकू का सेवन करता है और उसके घर वाले वो बहुत परेशान हैं। मैं कैसे उनको हेल्प करूँ या समझाऊँ? ये उनका सवाल है।
और सोमनाथ जी का सवाल है डॉक्टर साहब, आप जो यूथ है, युवा व्यसनों को तरफ आकर्षित है, तो उसे दूर करने के लिए कोई तरीका है, कैसे करें इसके ऊपर कुछ बताएँ? ये उनका सवाल है। तो 2 सवाल हैं कृष्णा पाटिल जी का और फिर सोमनाथ। जी, डॉक्टर सिद्धेश। जी। कृष्णा पाटिल जी का जो सवाल है वो बहुत अच्छा है और ये डी एडिक्शन के प्रोसेस में फ्रेंड्स यानी कि मित्र जो होते हैं उनका बहुत अच्छा रोल होता है। कृष्णा जी का सोच अपने मित्र के लिए बहुत अच्छा सोच है। मित्र अगर आपको कुछ अच्छी सलाह देता है तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए। और जब कोई सिगारेट का व्यसन करता है, एडिक्शन करता है, तो वो सिगारेट का एडिक्शन खाली वो सिगारेट पीने वाला जो है उसके सेहत के लिए मतलब बैड इफेक्ट लाता है ऐसा नहीं है। उसके साथ उसका फैमिली, उसके साथ जो भी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जहाँ भी वो स्मोकिंग करता है, उसके उन सब के ऊपर उसका प्रभाव डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हो सकता है। तो अगर कोई भी सिगारेट हो या टोबैको का कुछ एडिक्शन हो, वहाँ हम अ, इसी जो मतलब रेमेडी है, होम रेमेडी जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना है, जिसको हम मेडिकल साइंस में 4D रेमेडी ऐसा बोलते हैं, जहाँ हम जहाँ हमें फर्स्ट जो डी होता है, जो होता है ड्रिंक वाटर। जब जब भी आपको सिगरेट या टोबैको चेविंग का मतलब डिजायर हो, तो आप यस तो आप 2 ग्लास पानी पीना चाहिए, जिसको हम फर्स्ट डी बोलते हैं, ड्रिंक वाटर। दूसरा जो अच्छा। डी 2 ग्लास पानी पीना है, जब भी आपको तलब हो जाता है, खाना मालूम होता है, पीना मालूम होता है सिगरेट तो। दूसरा जो डी होता है, जिसको हम डीप ब्रीदिंग, लंबी-लंबी सांस लेना है। आप नाक से लंबी सांस ले, एक जगह बैठ के सुकून से और मुँह से वो धीरे-धीरे छोड़ दे। ऐसा 10 बार आप रिपीट करें। तीसरा जो डी होता है, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, जब भी आपको ऐसा करना मालूम होता है, करने को दिल बोलता है, तो आप अपना जो मन होता है, वो अलग किसी तरह दूसरी तरफ आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अच्छी चीज़ें करना है, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना है, फैमिली के साथ टाइम बिताना है, कुछ ट्रैवलिंग करना है, या तो अपना जो गुड हैबिट्स होता है, हॉबीज़ होते हैं, उसके साथ आप वो डाइवर्ट कर सकते हैं, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। और चौथा जो डी होता है, जिसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं। आपका डेस्टिनेशन है कि मुझे व्यसन मुक्त होना है, मुझे तंबाकू या सिगारेट नहीं पीना है, उसका दुष्परिणाम मेरे मन पे, मेरे शरीर पे, मेरा फैमिली के ऊपर, मेरा सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये नहीं होना है, मुझे अच्छी ज़िंदगी जीना है। तो कभी भी मैं ज़िंदगी भर सिगारेट या तो टोबैको का किसी भी हालात में मैं सेवन नहीं करूँगा और यही आपको आपका डेस्टिनेशन पाने के लिए मदद करने वाला है। तो ये 4D अगर हम अच्छी तरह से यूज़ करें, अपने मन में अगर हम तय करें तो डेफ़िनेटली हम कौन-सा भी जो एडिक्शन होता है, वो उसको हम छोड़ सकते हैं आसानी से। जी, जी, जी। डॉक्टर सिद्धेश्वर जी, काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि जब भी ऐसा होता है कि जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं, उसको तलब लग जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किससे शेयर करे, क्या करे, तो वो कोशिश करता है कि हमको वो नशा मिल जाए, तम्बाकू मिल जाए, सिगरेट मिल जाए या जो भी ड्रग्स वग़ैरह सेवन करता है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है असर्ट लगता है और वो उन चीज़ों को पाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें प्रयास करता है। लेकिन आपने बहुत सिंपल तरीका बताया, अगर ऐसा आपको तलब लगता है, तो 2 ग्लास पानी पीना है और उसके बाद आप डीप ब्रीथिंग करना है, नाक से साँस लेना है। ये सिंपल एक तरीका है, जहाँ आप इन चीज़ों से दूर रहने के लिए आपको संबल या शक्ति मिलेगा। और उसके बाद फिर आप अपने कंसल्टेंट जो डॉक्टर हैं, उनसे बात कर सकते हैं
और फिर वो आपको कुछ मेडिसिन्स या फिर कुछ एक्सरसाइज़ या फिर कुछ और तरीके से आपको जो है अ, इससे दूर रहने के लिए बताएगा। तो आइए हमारे साथ एक और मित्र जुड़ गए हैं, बाबूलाल प्रजापति जी, जो 5 सब्जेक्ट में एमए किया है और फिर गवर्नमेंट स्कूल में एज़ ए प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर भी हो गए हैं, अभी बिज़नेस कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत बाबूलाल जी स्वागत है आपका। और कृष्णा पाटिल जी यहाँ पर लिखती हैं, वाओ सर 4D की जो बातें हैं वो उनको बड़ा अच्छा लगा और वो खुश है कि ये तरीके से हम बहुत सारे लोगों को नशा मुक्त कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपका नॉलेज को बहुत कमाल का है और अच्छा है। 4D की टेक्निक हमें समझ में आ गई। चलिए 4D आपने समझ लिया तो बढ़िया है, आप इसका प्रयोग करते रहें और दूसरों को भी नशे से मुक्त कराएँ। और बाबूलाल जी लिखते हैं, विद्यार्थियों को नशे से कैसे दूर रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ आपके विचार ज़रूर सुनाइए। तो सिद्धेश्वर जी, मैं चाहूँगा डॉक्टर बाबूलाल जी ने ये मैसेज किया है और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएँ। बहुत अच्छा सवाल है। इन दिनों में विद्यार्थियों में ये जो एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। उसके 2 कारण हैं। एक तो घर में कोई अगर कोई एडिक्शन करते हैं पेरेंट्स, दूसरा है फैमिली मतलब जो भी क्लास में जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, ये अगर कुछ एडिक्शन करते हैं तो पीयर प्रेशर होता है। उनका देख कर के वो कुछ तो क्यूरियोसिटी बोल के कुछ करना चाहते हैं और वो धीरे-धीरे एडिक्ट हो सकते हैं। तो अभी पूरा इंडिया में टोबैको फ्री स्कूल हो गए हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्कूल में जो टीचर होते हैं, प्रिंसिपल से लेकर के जो भी प्यून्स होते हैं या तो कोई भी कर्मचारी होते हैं, उन्होंने पहले पहले डी एडिक्ट होना है, व्यसन मुक्त होना है और तभी जाकर के बच्चे अच्छी तरह से डी एडिक्ट हो सकते हैं। और जो भी ऐसे स्कूल होते हैं, इस स्कूल में ये लोगों के लिए, ये बच्चों के लिए, ये युवा वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए ऐसे कुछ कार्यक्रम रखना चाहिए, जिसके ज़रिए ये व्यसन के चक्कर में, ये कुछ एडिक्शन के चक्कर में वो ना पड़े। वो पहले ही उससे दूर रहे और जो भी आदतें हैं अच्छी, वो लगाए और उनको एक अच्छा रूट, अच्छा गाइड अगर उस एज में मिल गया, तो बहुत अच्छा उसका बेनिफिट आपको होने वाला है। डॉक्टर सिद्धेश्वर जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, कैसे विद्यार्थियों को हम लोग दूर रख सकते हैं, नशे से मुक्त कर सकते हैं। एक और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी सरकार की तरफ से डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो यहाँ पर उन बच्चों को या उन नशा करने वाले लोगों को रखते हैं और उनको पूरा खाना-पीने और काउंसलिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। और वो बहुत लोग जो हैं उस पीरियड में नशे से दूर भी रहते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि वो फिर वापस कोलैप्स हो जाते हैं। यानी एक 10-15 दिन वहाँ रहकर उनको अच्छा लगता है, वो फिर वापस घर पे आते हैं, तो 10-15 दिन वो ठीक रहते हैं, लेकिन बाद में फिर देखा जाता है कि कहीं न कहीं वो वापस नशे में आ जाते हैं। तो इसको समझने में क्या करना चाहिए और ऐसे में हमें कैसे उसको टेक टेक केयर करना है, वो थोड़ा-सा बताएँ डॉक्टर साहब? जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिलैप्स जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जब भी कोई बंदा डी एडिक्ट होता है, व्यसन मुक्त होता है, तो उसको बाद में और वो व्यसन का आदत मतलब जो भी हो, अल्कोहल हो या कैनाबिस हो, टोबैको हो, एनी फॉर्म, उसको लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उसके अलग-अलग रीज़न्स है, कारण हैं। जैसे कि उसका सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि कंपनी, उसके साथ कौन रहता है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, घर में माहौल कैसा है, सोसाइटी में माहौल कैसा है। कैसा है कि हम किसके साथ रहते हैं ज़िंदगी में, हमारा कंपनी कौन-सा है, वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत अहम महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके बाजू में अगर अच्छे लोग हैं, व्यसन मुक्त लोग हैं, तो आपको वो व्यसन मुक्त जो भी लाइफ है,
वो मेंटेन करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत बार व्यसन का कारण समझ के नहीं लिया जाता है। क्यों वो व्यसन करता है? उसको कुछ स्ट्रेस है क्या? एंग्जायटी है क्या? कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है क्या? सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऑक्यूपेशनल कुछ प्रॉब्लम है क्या? पैसों का कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये सारी चीजें आप अगर इकट्ठा करके उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो हम वो बंदे को परमानेंटली दवाओं के साथ, काउंसलिंग के साथ, समुपदेशन के साथ उसको परमानेंटली डी एडिक्ट कर सकते हैं, व्यसन मुक्त कर सकते हैं। मगर बहुत बार ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक बार वो व्यसन मुक्त केंद्र से चला गया तो उसके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं होता है, और उसका जो सोशल, फैमिलियल, ऑक्यूपेशनल जो रिहैबिलिटेशन होना जरूरी है, वो नहीं होता है। अगर वो करने के लिए हम सब प्रयास करें अच्छी तरह से, तो डेफिनेटली उसको हम, उसका जो रिलैप्स है वो बार बार वो एडिक्ट होने का वो कम कर सकते हैं। जी, जी। डॉक्टर सिद्धेश्वर जी, बहुत सुंदर आपने बताया। कृष्णा पाटिल ने आपको याद किया है, थैंक यू सर करके मैसेज किया है। और बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि कैसे बच्चों को हम लोग नशे से मुक्त रख सकते हैं। और ज़्यादातर स्कूल के बच्चों को जैसे पढ़ाई का प्रेशर आता है, उसके बाद वो कहीं न कहीं तम्बाकू या सिगरेट की तरफ जाते हैं, तो ऐसा उनके बच्चों को भी हम लोग कैसे समझाएँ, ये उनका सवाल था, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। और यहाँ पर जो है, अब बहुत सारी बार कोशिश हमारी भी रहता है और करने वाले भी शायद वो नहीं चाहते होंगे कि ऐसी बिना मतलब की चीज़ों को वो सेवन करते रहें। तो एक्चुअली में मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी बच्चा, अगर आप खाना खाते हैं, कुछ कड़वा चीज़ आ जाता है, तो भी वो बच्चा खाना नहीं खाता है। लेकिन उसका आदत इतनी बेकार की बिना मतलब की चीज़ें, जो कितना कड़वा रहता है और इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, उसके अधीन हो ना, तो कहीं न कहीं एक जो है अ, फिज़िकल देखा जाए तो शायद वो चीज़ें वो कभी भी नहीं करें। लेकिन कुछ संगत के कारण मुझे लगता है ये चीज़ें ज़्यादातर, अरे कुछ नहीं होता, बहुत मज़ा आता है, या रॉन्ग बेनिफिट्स के बारे में बता के शायद लोग इसके अंदर चले जाते हैं। और फिर वो आदत ज़बरदस्ती करवाया जाता है उनसे, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर क्या ऐसी मानसिकता है कि बच्चे या कोई भी व्यक्ति जो है, किस कारणों से वो नशे के अधीन हो जाते हैं? वो थोड़ा-सा मुझे, अगर आप एज़ ए डॉक्टर, एज़ ए होम्योपैथिस्ट बहुत ही सूक्ष्म बातें अगर बताएँगे, तो हम लोग जड़ पे काम करेंगे तो फिर बाकी सब चीज़ें आसान हो जाएँगी, मुझे ऐसा लगता है। तो डॉक्टर सिद्धेश्वर जी ज़रूर बताइए हमें कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसके कारण व्यक्ति गलत चीज़ों के अधीन हो जाता है? जबकि यस। वो घर पे खाना भी नमक ज़्यादा हो गया तो नहीं खाएँगे हम। जी, डॉक्टर साहब। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसे कि हम देखते हैं, बच्चों का निरीक्षण जो होता है बहुत बारीक या तो सूक्ष्म होता है। वो कीन ऑब्जर्वेशन जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा सराउंडिंग में जो भी छोटी छोटी चीजें होती है, तो वो अच्छी तरह से उसको कैप्चर कर लेते हैं। अगर कोई घर में या तो सोसाइटी में या तो फ्रेंड सर्कल में कोई अगर वो एडिक्शन करने जाता है, तो उसको भी लगता है कि भाई ये कुछ तो अलग है और अच्छा होगा। इतने सारे लोग ऐसा करते हैं, और कुछ अनुभव भी उनके साथ शेयर किए जाते हैं कि भाई अभी जैसे आप अभी बोले कि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर पढ़ाई करना है तो ज्यादा नाइट वॉचिंग करना पड़ता है, देर तक पढ़ाई करना है तो नींद आती है, तो तंबाकू खाए तो नींद नहीं आएगा। ऐसा कुछ तो उसको उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कुछ तो मिसगाइड हो सकता है, और उसके जरिए वो एडिक्शन करने जाते हैं। कई बार बच्चों को, युवा वर्ग को कुतूहल मतलब क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई इसमें क्या होगा, खाया तो कैसा लगेगा, एक बार जरूर ट्राई करें। मगर ये ऐसी चीजें होती है, एक बार आपके शरीर में जाए, एक बार आपको, आपका ब्रेन को स्टिमुलाई दिया, तो वो बार बार बॉडी जो है, माइंड जो है, ब्रेन जो है आपको
आपका डिसाइड करता है, माँगता है, वो धीरे-धीरे उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। धीरे-धीरे जितना भी ज़्यादा क्वांटिटी आप लिए उसका असर धीरे-धीरे कम हो जाता है। असर कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ जाता है। ये जो विशियस साइकिल है, जो ये जो दुष्ट चक्र है वो चलता रहता है और नतीजा वो कम परमानेंटली एडिक्ट हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये क्या प्रेडिक्शन जो आपने बताया बड़ा अच्छा लगा मुझे कि युवाओं को एक्चुअली में चैलेंजेस कि ये क्या करेगा मेरे को देख लेता हूँ मैं इसका। तो ये जो चीज़ है वो उसके वजह से भी उसके अधीन हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया। दूसरा एक क्यूरियोसिटी है कि जानते हैं इसको समझते हैं, इतने लोग पी रहे हैं तो हम भी पी सकते हैं और ये पीकर जो है मस्त है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है दूसरों का आदत को एडॉप्टेबिलिटी वाला जो संस्कार है उसकी वजह से भी वो चीज़ें हो जाती हैं। और तीसरा आपने बताया शायद मुझे लगता है कि एक ज़िंदगी से जो है खुशी ना मिल पाना। ज़िंदगी में जो है खुशी ना मिल पाना और हमेशा डिप्रेशन या गम या कुछ चीज़ें ऐसी नेगेटिव हमारे आस-पास में दिखाई देता है और हमें लगता है कि हम कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, तो वो चक्कर भी रहता है। कुछ लोग अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, कुछ लोग नहीं जी पा रहे हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो ये जो कंपैरिज़न है, ये भी हमें जो है डिप्रेशन में ले जाता है और हम लो फ़ील करते हैं नेगेटिव के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ ऐसे गलत संगत में जो है हम लोग हो जाते हैं और एक बार इस संगत में फँसने के बाद फिर से इस चंगुल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक दलदल है। दलदल में फँसा हुआ व्यक्ति को जो है फिर या तो आप उससे दूर रहें या बचाना हो तो आप उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको। तो वो दोनों चीज़ें अगर आपके पास नहीं है और वो चाहता भी है कि कोई मुझे छुड़ाए, लेकिन वो क्या करता है जैसे ही वो मेन स्ट्रीम में आ जाता है तो पहले वाले स्ट्रीम उसके पुराने दोस्त उनको बुला लेते हैं और उनको मना भी नहीं करता है और इस मेन स्ट्रीम में भी आने में उनको दिक्कतें आ जाती हैं। और क्योंकि मेन स्ट्रीम में आते-आते कई बार उसको जो है लोग गलत नज़रों से देखते हैं या उनको अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं, वो उससे किनारा करते हैं। तो इस वजह से भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो बहुत बड़ा जो है एक दलदल आ जाता है थोड़े समय के बाद और उससे बच निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर सिद्धेश जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और यहाँ पर कृष्णा पाटिल जी एक बात लिख रहे हैं, क्या कोई केस आपके पास है जो परमानेंट डिफेक्ट डी एडिक्ट हो गया हो? तो शायद डी एडिक्शन के ही बारे में पूछ रही हैं और कोई ऐसा केस स्टडी है आपके पास जिसके बारे में आप बता यस, दें जो के पास आके परमानेंटली वो छोड़ दिया? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने टोबैको या तो सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल छोड़ दिया है, वो परमानेंटली सोबर भी हुए हैं। अगर हम ये छोड़ने के बाद अच्छी लाइफ़स्टाइल जीते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, अच्छा खान-पीन करते हैं या सेहत को ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, नींद अच्छी तरह से लेते हैं, पॉज़िटिव थिंकिंग करते हैं, तो ये डी-एडिक्शन होना बहुत आसान है। व्यसन मुक्त होना बहुत आसान है। एक बात होती है व्यसन मुक्त होने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि जो व्यसन करता है, जो एडिक्ट है, उसको पहले पता चलना चाहिए कि मुझे एडिक्शन लगा है। बहुत बार वो डिनाई करते हैं, मुझे एडिक्शन नहीं है, मैं कभी-कभी लेता हूँ, थोड़ी ही लेता हूँ, थोड़ा ही खाता हूँ। तो ये जो डिनाई होता है, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल है ये डी एडिक्शन के मार्ग में। तो ये अगर समझ में आया खाने वाले को, पीने वाले को कि मुझे ये आदत लगी है, उसका एडिक्शन लगा है और वो छोड़ना ज़रूरी है मेरे सेहत के लिए, मेरे फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, तभी जाकर के वो परमानेंटली उसको छोड़ सकता है। अगर वैसा कुछ सोच उसके मन में नहीं है, तो वो छोड़ने का चांसेस जो है, कंप्लीट डी एडिक्ट होने का चांसेस जो है, वो बहुत कम होते हैं, जिसमें आप रिलैप्स पाते हैं। डॉक्टर सिद्धेश्वर जी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और बहुत ही
अच्छा जो है कुछ एग्ज़ाम्पल देके आपने बताया कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। अब आइए एक अनुभव हम लोग साझा करते हैं क्योंकि डी एडिक्शन यानी नशा मुक्ति करने में विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी इसका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है और लातूर ब्रह्मा कुमारी संस्थान से आप हमारे साथ मुखातिब हो रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज़ के माध्यम से जो है एक बहुत सुंदर नॉलेज दिया जाता है। ज्ञान के आधार पे काफ़ी लोगों का 7 से 8 दिन में वो परमानेंटली नशे से मुक्त हुए हैं। हज़ारों, लाखों लोग हैं जिनका ये अनुभव है। तो उसमें से एक अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहूँगा वीडियो क्लिप के माध्यम से अभी। मेरा नाम गोपाल यादव, मैं लातूर से हूँ। मुझे तंबाकू और गुटखे की आदत थी। इतनी आदत थी कि मैं सुबह सुबह उठते ही मुझे तंबाकू खाने की आदत थी और रात में सोते टाइम तक मुझे तंबाकू नहीं तो गुटखा खाता था। एक टाइम गुटखा, एक टाइम तंबाकू, ऐसे खाता था मैं। इतनी आदत हुई कि मेरा जो मुँह है, मुँह मेरा लॉक हो गया और अंदर मेरी उंगलियां नहीं जाती थी। मुझे खाने को तीखा मैं कुछ भी नहीं खा सकता था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात डॉक्टर वागाना से हो गई और उन्होंने मुझे राजयोग मेडिटेशन दिया और उसके साथ में उन्होंने मुझे होम्योपैथिक गोलियां दी और दोनों से मैं 3 दिन का कोर्स किया और खाते खाते मैं 8 दिन में मेरा कोर्स हो गया। वो 8 दिन के बाद मुझे खाने की थोड़ी भी इच्छा नहीं हो गई। राजयोग मेडिटेशन और होम्योपैथिक गोली से मेरी जो आदत लगी थी वो पूरी बंद हो गई और मेडिटेशन से मुझे इतनी शांति मिली कि मैं शांत और सुकून से मेरी लाइफ हो गई और गोलियों से उन्होंने ट्रीटमेंट दी तो वो आदत छूट गई और मुझे पता चला कि आत्मा को एक तो गुटखा, तंबाकू, ये कुछ भी ऐसी जो आदतें है कुछ भी नहीं, उस शांति की ज़रूरत है आत्मा को। और आप भी छोड़िए और तंबाकू, गुटखा और राजयोग ट्रीटमेंट कीजिए और शांति से रहिए। ओम शांति। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, थैंक यू। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग जो हैं सुनते हैं, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है हमारे लाइफ में जो चेंज हम लाते हैं, वो एक्सपीरियंस हमें जो है ज़्यादा मोटिवेशन देता है। चलिए डॉक्टर सिद्धेश्वर जी, मैं चाहूँगा कि जाते-जाते आप एक छोटा-सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे, हमारे सभी श्रोताओं को, रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए क्या बताना चाहेंगे एक संदेश के रूप में? ज़रूर सुनाइए। स्वागत। सबसे पहले तो आपने तय करना है कि हमें मेंटली एंड फिजिकली मतलब आपका मन और शरीर दोनों ही अगर सेहतमंद रहना है, तभी आपको आपके ज़िंदगी में आनंद मिल सकता है, सैटिस्फैक्शन मिल सकता है, आप अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप कुछ शौक करते हैं, एडिक्शन करते हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है और एक बार जो ज़िंदगी मिली है, वो सुकून से हम आनंद से, उत्साह से, प्यार से, शांति से अगर जीना चाहते हैं, तो कोई भी एडिक्शन हमें नहीं करना है। अगर आपको जो मिली हुई अच्छी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, तो आपको डी एडिक्शन मदद करेगा, मगर आप कोई भी बंदा नहीं चाहता है कि मुझे दुख हो, मेरा ज़िंदगी खराब हो, कोई भी बंदा नहीं चाहता है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो कोई भी एडिक्शन आप नहीं करना है। आपको बहुत अच्छा मानसिक और शारीरिक सेहत मिलेगा। चलिए, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, थैंक यू सो मच, ये चंद तालियाँ आपके लिए। कृष्णा पाटिल ने आपको धन्यवाद दिया है, धन्यवाद जी ने आपके लिए मैसेज किया है, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने डॉक्टर सिद्धेश्वर जी को सुना और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया और निश्चित तौर पे नशा करना ये कोई गुनाह नहीं, गलती से हमारी आदत बन जाती है और गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से हम जो है कहीं न कहीं बदनाम हो जाते हैं और फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमें डॉक्टर साहब की बातों को और
हम खुद तो नशे से दूर रहे ही, हम अपने बच्चे या अपने पास-पड़ोस में जो लोग हैं, उन्हें भी हेल्दी कम्युनिटी का एहसास कराएँ। हर व्यक्ति को जो है ना हम नीचा ना दिखाएँ, हर व्यक्ति को जो है अपने समान देखें, एक दृष्टिकोण बना के रखें, सभी इंसान हैं करके। हम जब किसी को अपने से ताल्लुक करते हैं, ये मेरे से छोटा है, ये इसको जानकारी नहीं है, तो यहाँ जो एक व्यक्ति को जो है हम कहीं न कहीं अपने भावनाओं से, अपने शब्दों से अगर उसको नीचा दिखाते हैं, तो वो भी चीज़ जो है उसको गलत चीज़ करने के लिए प्रेरित कर देता है। तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति नशा कर रहे तो उसकी गलती है, उसकी गलती नहीं, ये हमारी अपनी गलती है कि हमने अपने सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड ऑफ सबके लिए सम्मान की भावना जो है, इक्वालिटी जो है ना वो मेंटेन नहीं किया है। इस वजह से चीज़ें हमारी कमी की वो बाय प्रोडक्ट है। ऐसा ना बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कोई चीज़ें हम लोग बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं उसके बाय प्रोडक्ट निकलते हैं उसकी। वैसे ही हमारे लाइफ में हमने जीवन को अच्छे से जीना सीखा लेकिन उसमें कहीं न कहीं हमारी ईगो आ गया, हमारा स्टेटस आ गया और हम अपने आप को बेहतर सबके सामने दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो कहीं न कहीं फिर दूसरे लोगों के लिए हर्ट होता है और उसकी वजह से भी वो नशे के अधीन हो सकता है। तो इसीलिए सबको सम्मान अगर मिल जाता है, सबको प्यार मिलता है, तो आप इतना ओपन रहें कि आदमी आपसे जो है जुड़े रहें हमेशा। आपसे कटे नहीं, आपसे दूर भागे नहीं, गलत रास्ते पे ना जाएँ, ये हमें हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखना है। तो चलिए इन्हीं शुभ संदेश के साथ और डॉक्टर सिद्धेश्वर जी को फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उनके इस नेक कार्य के लिए बहुत-बहुत साधुवाद और ऐसे अच्छा काम करके एक गुड सोसाइटी क्रिएट करने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद। चलिए मित्रों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर और आज के लिए बस इतना ही। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।